है गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और आज हम लोग 2 सितंबर का पहला और दूसरा शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं आपके लिए। मैथमेटिक्स पेपर का ये एनालिसिस है। रोज डेली बेसिस पे एनालिसिस आपके लिए ये डाला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो पेपर था वो थोड़ा सा चेंज था, थोड़ा सा उसमें कैलकुलेटिव सवाल ज्यादा आए थे, थोड़े से अच्छे सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर देखो वीडियो को, और यहाँ वीडियो के एनालिसिस के साथ साथ में एमबीटी के क्वेश्चन भी लेकर आता हूं। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा बाहर निकलकर हमें बताता है कि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, तो हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको डेटा एग्जैक्ट मिलेंगे कि यही डेटा के साथ पूछा गया है, और जिसमें अगर डेटा बच्चे को याद नहीं है तो वो क्वेश्चन टाइप याद होता है कि इस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो आपके लिए एक हुबहू पेपर लेकर आते हैं ताकि आपको पता रहे कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है आगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपना। तो देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम एनालिसिस का जो लेखा जोखा है ना, यही है, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक से 2-3 सवाल डेली आता है, परसेंटेज से एक आध सवाल पूछते हैं, मेंसुरेशन से 2-3 सवाल, रेशियो से 1 सवाल, CISI से भी 1 से 2 सवाल, यहां सिंप्लीफिकेशन से 3-4 सवाल, इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन भी है। ठीक है, कभी अप्रोक्सीमेशन पूछता है, कभी नहीं पूछता है, तो अप्रोक्सीमेशन भी पूछ रहा है ये। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 सवाल, मिड मीडियन मोड से, नंबर सिस्टम से 3-4 सवाल, स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपसे ट्रेन प्रॉब्लम वो डेली पूछ रहा है, डेली एक ट्रेन प्रॉब्लम वो पूछ ही रहा है। एज के एक आध सवाल होते हैं, ज्योमेट्री के 1 से 2 सवाल, और ट्रिग्नोमेट्री के 1 से 2 सवाल। तो ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है, और जो डिफिकल्टी है ना वो इजी टू मॉडरेट टाइप ही है। देखो, मॉडरेट नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो कैलकुलेटिवली मॉडरेट है, कॉन्सेप्ट वाइज वो मॉडरेट सवाल नहीं पूछ रहा है आपसे। ये नहीं कि कुछ नया दे रहा हो। हाँ, टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने, क्या होता है कि क्वेश्चन पूरा का पूरा मिक्स आ जा रहा है। अब मिक्स में क्या है कि हम बना रहे हैं, कैलकुलेटिव सवाल आ गया तो हम अगला सवाल ना बन के, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वाइज इजी है ना, तो हम कैलकुलेशन में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो कोशिश ये करना है ना, मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे बनाते हैं पहले सॉरी, ग्रुप डी के एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है पेपर मैथ्स का। तो क्योंकि ये तो पूरा का पूरा मिक्स है, तो आपको करना क्या है, जो सवाल देखने में लगे कि हाँ ये थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन करवाएगा, अटपटे ऑप्शन है, मतलब कि पॉइंट डेसिमल में है, एक होल नंबर नहीं आ रहा है, बड़े बड़े डिजिट लिखे हुए हैं, उन सबको ना मार्क एज रिव्यू कर लो। मार्क एज रिव्यू करने से क्या होगा कि वहां पर वो अलग रंग का आपको शो करेगा। जल्दी जल्दी बनाओ, जो पहले बनता है उसको बनाओ। ऐसे क्या होगा ना कि आपका जीके का पोर्शन पूरा कवर हो गया। एलआर में भी वही करना है, जो आपको लगता है कि हाँ ये पहले बनाना चाहिए। पजल वाले क्वेश्चन क्या करो, मार्क एज रिव्यू करके छोड़ लो कि हाँ मुझे ये आता है पर मैं बाद में बनाऊंगा। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना एग्जाम में भी यही करोगे, आपका समय भी बचेगा। एक तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओगे। कभी कभार होता क्या है, हम लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, बाहर निकलते हैं, पता चलता है कि अच्छा ये भी आया था, वो छूट जाता है। तो करना कुछ नहीं है, आप पूरा सवाल पढ़ो। ठीक है, जो पहले बनता है उसको बनाओ। वो स्टेजेस में बनाया जाता है एग्जाम। मॉक प्रैक्टिस जब भी करते हो हमेशा स्टेजेस में करो। पहले हम आसान सवाल की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़े से मॉडरेट टाइप वाले सवाल बनाना शुरू करेंगे। जो सबसे बड़ा सवाल है ना उसको लास्ट के लिए रखते हैं बचाकर, उसको आराम से लास्ट में बचाएंगे। जो भी सवाल बच गया आप देखोगे कि मैक्सिमम सवाल कवर हो जाएंगे आपसे। तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो आइए ये था आज का पूरा लेखा जोखा। मैं बता दूं कि जो अटेम्प्ट लोग बता रहे हैं बाहर आकर, तो अटेम्प्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, 7 से 75 के बीच ही, मतलब 70 से 75 के बीच ही वो गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं इसका। और जैसे सवाल बच्चों ने बताया है, क्वेश्चन काफी आसान पूछा गया है कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, कैलकुलेशन नो डाउट वो आपसे करवाएगा, और अगर आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया ना तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो यहां करना पड़ेगा। तो आइए हम देख लेते हैं यहां पहला सवाल कि किस तरह का सवाल आया था। अब देखो, जहां जहां मुझे पता है कि ये एग्जैक्ट डेटा था, 2-4 बच्चों से वेरीफाई करके हम यहां पर आपके लिए लेकर आते हैं कि हाँ यही एग्जैक्ट डेटा पूछा गया था। तो एकदम एग्जैक्ट डेटा पे क्या है, मेमोरी बेस्ड पेपर आपके लिए ये बनाया जाता है। तो ये जो एग्जैक्ट डेटा पे ये सेम सवाल आया था
अब ये सवाल मैं पढ़ देता हूं पहले। ये बोल रहा है इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी 3:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ये बोल रहा है कि अगर किसी आयत की क्या है, लंबाई और चौड़ाई 3:1 रेशियो में बटी है, इतने अनुपात में वो बटी है, उसका पेरीमीटर परिमाप क्या है 48 सेंटीमीटर है, तो आपको यहां पर बताना है कि कितना होगा उसका लंबाई। देखो ये है मेरा रेक्टेंगल, ये 3, ये 1, हम अगर x मान ले तो ये 3x, ये 1x। पेरीमीटर क्या होता है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल मेरा क्या है 3x, ये क्या है b केवल x। पेरीमीटर यहां दिया हुआ था 48 और ये मेरा हो जाएगा 4x। अब देखो ये हो जाता है 8, ये काटेंगे 6, x का वैल्यू क्या होगा 6। अब ये 6 हमने लिख लिया यहां पे। अब 3 इंटू 6 करना था क्योंकि हमें लेंथ निकालना था, यही था मेरा लेंथ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 6 जा 18, तो 18 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो इसमें डेटा हो सकता है थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो, पर एग्जैक्टली यही पूछा गया था। बच्चे जो बाहर निकल कर आए थे उन्होंने बताया कि टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था सिलेंडर का, बेलन का, जिसमें आपको रेडियस दिया गया था और हाइट दिया गया था। ठीक है, ये दोनों गिवन था। अभी आप इतने दिन से ये बना रहे हो तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि बेलन से ना एक सवाल डेली हर एक शिफ्ट में वो पूछ रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ा कैलकुलेशन ही अच्छा कर ले, क्योंकि फॉर्मूला सबको याद है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये 2 नहीं होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये है टोटल सरफेस। एक सेकेंड, वो वॉल्यूम लिखा गया है। हाँ, तो इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि अगर 2 पाई आर को हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एच प्लस आर। अब यहां पर वैल्यूज गिवन है 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7, इन दोनों का सम करेंगे क्या आ जाएगा 31। देखो 7 से 7 कटेगा, ये हो गया मेरा 88 गुने 31। मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है, देखो ये 88 है तो ये ऐसे वाले को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, 8 से मल्टीप्लाई करो, इधर मैं रफ में कर देता हूं, ये हो जाएगा 128, 8 2 1, तो ये हो गया 8। अच्छा ये 8 से 248 हो जाएगा ये, तो यहां से 8 4 2, अब ये हो गया मेरा 2 2782, ठीक है, तो 2782 क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कैसे किया, तो हम इसको तोड़ देंगे, 8 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 31 को तोड़ दिया, 30 और 1 में 240 प्लस 1, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 248 248 248 लिखा यहाँ पे और इसका आंसर आ गया 2728। अच्छा यहाँ पर 2 ही था तो ये 44 है, लिख लेते हैं। अब ये 44 है तो ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा और आसान हो गया है, कैसे, तो 4 से अगर करेंगे तो 1 2 4 4 2 1, तो ये यहाँ पे आसान था, 4 6 3 1, 1364 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एकदम एग्जैक्टली सेम था, इवन बच्चे यही डेटा बता रहे थे तो डेटा भी सेम है। तो देखिए यहां ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि इफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 3:7:6:4, मतलब क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इसको ए बी सी और डी माने तो ये क्या है, ये है मेरा 3x, बी क्या है 7x, सी क्या है 6x और डी क्या है 4x। ठीक है, ये है वो ऑर्डर में आपको बताना है कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। देखो क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप होते हैं, पहला पैरेललोग्राम,
अब क्योंकि ये अलग अलग एंगल है, अलग अलग एंगल है, तो पैरेललोग्राम तो भैया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दो एंगल बराबर होते हैं, तो ये तो ऑप्शन से कट गया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है, तो देखो कंसीक्वेंसेस देखो कि पैरेललोग्राम नहीं है तो ना ही ये रोम्बस होगा, ना ही ये स्क्वायर होगा, ना ही ये रेक्टेंगल होगा। चार चीज तो हट गया भैया। अब बचा है हमारे पास क्या? अब हमारे पास बचा है ट्रेपेजियम। ऑप्शन में भी यही सब था, हम ट्रेपेजियम टिक कर देते बिना किसी ये देखे हुए। मान लो कि काइट भी दे दे, ठीक है, मान लो कि काइट भी दे दे। चलो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रेपेजियम ही है। कैसे चेक करेंगे? देखो ट्रेपेजियम होने के लिए क्या होता है ना कि दो अगल बगल एंगल का सम, किसी भी दो साइड का, अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो केवल यही दोनों का सम 180 होगा, ये दोनों 180 नहीं बनाएगा, ठीक है, और ये दोनों 180 होगा। अगर ऐसा बना लेता है तो वो ट्रेपेजियम होगा। क्यों? तो मैं बता दूं कि ऐसा होता है ट्रेपेजियम हमारा। अब ये और ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, कभी भी इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं होता है। तो देखो अगर हम इसको जोड़ें 10 10 20, ठीक है, 360 होता है, 20 से करेंगे तो 18 आएगा, मतलब x का वैल्यू क्या है? 18। अब देखो ये ऐड हुआ 10 हो जाएगा, तो 10 इंटू 80 180 डिग्री बनाया। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री ही बना रहा है क्योंकि ये 10 है और x का वैल्यू हम 18 निकाल चुके हैं। तो दिख रहा है ये अगल बगल वाला 180 बना रहा है, जबकि ये दोनों नहीं बनाएगा, तो ये दोनों कभी भी 180 नहीं बनाएगा। तो वैसे केस में ये ट्रेपेजियम होता है। हम ऑप्शन के थ्रू भी छाट सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां अलग अलग एंगल्स था। आ गई बात समझ में? आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये काफी आसान सवाल है। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है? 35 है और उनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 306 है। तो आपको बताना है वो नंबर क्या होगा। x प्लस वाई 35 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ना डायरेक्ट एलसीएम से बनाना शुरू करो। आइए हम इसका एलसीएम, मतलब ये एलसीएम दिया हुआ था, हम इसको तोड़ लेते हैं। 306, तो क्योंकि यह सम जो है वो 35 है। अब देखो 35 कैसे कैसे टूटेगा। यहां हम 2 से लिखे अगर इसको, तो हो जाएगा 1 5 3। अब क्या 1 5 3 कटता है किसी से? 3 से काट के देखते हैं, 6 और 3 ये कट जाएगा, इससे 5 और 1। फिर अगर 3 से काटा तो ये हो जाएगा 17। अब देखो तो 2 3 हो गया 6, 6 3 18, 18 प्लस 17 करने में 35 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो, और इनका एलसीएम तो 18 और 17 का एलसीएम क्या आ रहा है? 306। मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो दो डिजिट आपको बोला है कि वो दो नंबर क्या होंगे, तो एक नंबर होगा मेरा 18, एक नंबर होगा 17, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर गया। आई बात समझ में? तो ये काफी आसान होता है अगर आप ऐसे बनाते हो तो। अगला सवाल देख लेते हैं। ये बोला फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 3 6 4 3। एग्जैक्टली सेम डेटा आया था एग्जाम में और यही वर्टिसेस थे 2 3 3 6 और 4 3, और आपको बोला गया था कि बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, क्या होता है एरिया, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं 1/2, ये होगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है एरिया का फॉर्मूला। देखो अगर आप ये पुट करते हो ना, आंसर आ जाएगा नो डाउट। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं ऐसे वाले क्वेश्चन में एरिया निकालने का। हम क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, सारा पॉजिटिव है, मतलब इसी वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इधर क्वाड्रेंट का जरूरत नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 ही मैक्सिमम है, तो हम 6 ही रख रहे हैं सब में। 1 2 3 4 5 और ये 6। पहला क्वाड्रेंट क्या बोल रहा है? 2 3, ये 2 ये 3, मतलब इस पॉइंट पे है मेरा पहला। फिर दूसरा क्वाड्रेंट क्या बोल रहा है? 3 6, ये 3 ये 6, मतलब इस क्वाड्रेंट पे होगा।
तीसरा क्या बोल रहा है, 4 3, ये है 4 और ये है 3, देख रहे हो दोनों 3 3 पे आ गया। ठीक है, हमने देखा यहां 3 है यहां 3 है, मतलब क्या, एक पैरेलल लाइन तो बन जाएगा इसके। अब ये दिखा ट्रायंगल आपको, ऐसे ट्रायंगल है। अब इन दोनों के बीच ये जो आप देख रहे हो ये 3 है, 3 से 6 गया तो ये 3 यूनिट है, ये पूरा का पूरा 2 और 4 है, मतलब कि ये 2 यूनिट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 2 है, हाइट क्या 3 है, आंसर क्या आया 3 यूनिट स्क्वायर। तो आप चाहो तो उसमें पुट करके निकाल लो, ऐसे बनाओगे ये भी आसान है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है ना बीच में, तो आपको लगता है कि हाँ वो कैलकुलेशन करवाएगा, चुपचाप प्लॉट कर लो ग्राफ। ठीक है, प्लॉटिंग आसान होता है, जैसे ही आप प्लॉट करोगे आपको दिख जाएगा कि हाँ एरिया क्या होगा, तो आप तुरंत इसको वर्बली बना सकते हो। इसमें ऐसा डेटा होता है कि ये वर्बली निकलता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ आया है ये सवाल, तो क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछा है इस बार, तो आज का जो शिफ्ट था उसमें थोड़े से अच्छे सवाल, सेम टाइप के सवाल रिपीट नहीं हो रहे थे। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इफ द रेशियो ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये है मेरा इक्वेशन, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन के साथ आया है ये और सेम रेशियो के साथ, तो ये एग्जैक्टली सेम डेटा है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और उसके रूट का रेशियो मतलब कि अल्फा और बीटा का रेशियो यहां पे 1:2 है। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो हमें पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, बी बाई ए माइनस बी बाई ए, तो ये -3/2। अब अल्फा और बीटा, क्यों नाम अल्फा को एक्स माने, तो यहां से मेरा अल्फा जो है ये हो जाएगा एक्स, बीटा जो है ये मेरा हो जाएगा 2x। इन दोनों को सम करेंगे, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3/2। x का वैल्यू यहां से हाफ निकल कर आ गया। हमें ये चाहिए भी नहीं, हमें चाहिए क्या, a का वैल्यू बताना है। ठीक है, इसका हम दूसरे वाले इक्वेशन में यूज कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a, c क्या है मेरा, a ही है, a क्या है मेरा 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a/2। ठीक है, x का वैल्यू हमने निकाल रखा है यहां पे, a का वैल्यू यहां से क्या आ जाता है 1। तो काफी आसान था ये, कॉन्सेप्ट वाइज था, थोड़ा सा अच्छा सवाल था, लीग से हटकर ये पूछा था। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आया था, ये बोला कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये। तो मैं हमेशा आपको बोलते आया हूं कि जरूर नहीं कि सारा सवाल वो टफ पूछ दे, ठीक है, कुछ आसान भी पूछता है। देखो अगर 25 सवाल मैथ में पूछ रहा है ना, तो 6-7 सवाल वो थोड़े से मॉडरेट पूछेगा, बाकी सारे सवाल आसान पूछेगा, कुछ कंसेप्ट पे होंगे, कुछ डायरेक्ट बन जाएंगे। ये देख लेते हैं, ये एकदम आसान था, मतलब इसके लिए तो पेपर कलम उठाना भी नहीं था। 18 × 5 होता है 90, एक जीरो लगा देंगे, रूट अंडर 900। ठीक है, तो 30 आंसर आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम पूछा गया था, एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ। तो ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ट्रेन दैट टेक्स 24 सेकेंड टू पास अ पोल वेयर इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक ट्रेन है जो कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक पोल को पार करने में उसे 24 सेकंड लगते हैं। कितने लग रहे हैं, 24 सेकंड। तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ट्रेन वाले केस में उसका खुद का लेंथ ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यहां पर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा मेरा ट्रेन का लेंथ। तो ये 48 इंटू 5/18 में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम क्या है 24 सेकंड दिया हुआ है। अब जो कटता है उसको काट लेते हैं। तो चलिए 6 से कट रहा है, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये 16, और यहां से आंसर क्या आ जाएगा 320। तो 320 मीटर क्या होगा, ट्रेन का लेंथ होगा। तो आसान सवाल भी है यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ पूछा गया था। ये बोल रहा कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर क्या x, x-2, x+2। देखो मैक्सिमम लोग गलती कहां करते हैं ना, वो मैं बताता हूं। इस तरह के सवाल में कॉन्सेप्ट आसान है,
ये x दिया हुआ है, ये x -2 है, ये x +2। अब ये मत बोलना कि भैया कि x यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा, ठीक है। ये एकदम इजीली अंडरस्टैंड है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमेशा हाइपोटेनस ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। तो यहाँ पर x और x -2 से सबसे बड़ा नंबर क्या, x +2 है। बाकी इसको आप इधर उधर कहीं भी रख सकते थे, कोई मतलब नहीं है। इसमें गलती क्या करते हैं ना लोग, कि पाइथागोरस थ्योरम के पास जाते हैं, बोलते हैं कि चलो x का वैल्यू निकालते हैं। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, अब बताओ कि बाहर आके आप बोलोगे कि नहीं कि कैलकुलेटिव है, क्योंकि ये क्या बहुत बड़ा बन जाएगा। हमेशा ट्रिपलेट का यूज करते हैं, मैक्सिमम जितना ट्रिपलेट। देखो कैलकुलेशन पे आप काम करोगे ना, जितना ज्यादा कैलकुलेशन अच्छा करोगे, इन सब में मदद मिलेगी। हमेशा ट्रिपलेट का यूज करते हैं। अगर हम इसकी वैल्यू 8 ले लें, तो क्या ये मेरा 6 नहीं हो जाएगा, क्या ये मेरा 10 नहीं हो जाएगा? देखो तो ट्रिपलेट से बन गया 8 6 10, ठीक है। तो यहां से हमने ये निकाल लिया है डिस्टेंस, मतलब ये जो साइड है 8 है, 6 है, 10 है। अब देखो इस वाले केस में ना, चाहे तो इसका मल्टीपल चेंज होगा। अगर ये 16 हुआ, 2 मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 2 मल्टीप्लाई होगा, सेम से ही बढ़ेगा वो। तो अब क्योंकि हम ये है, तो हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि ऑप्शन कैसा था। मेरा छोटा ट्रिपलेट तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है। तो आइए अब यहां एरिया लिख देते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है मेरा 6 है, हाइट क्या है मेरा 8 है। आंसर निकल कर आ गया 24, ठीक है। तो हमेशा इस वाले ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या ये ट्रिपलेट से बन सकता था, क्या हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे, तो निकल जाता है। ज्यादा ट्रिपलेट है भी नहीं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम आया था, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। अब देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अप्रोक्सीमेशन पहली बार देखते हैं, तो उनको लगता है ये बॉड मास है, और वो एग्जैक्टली सॉल्व करने लग जाता है इसको। तो ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं हम। हमेशा अप्रोक्सीमेशन का होता है, मतलब होता है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000। देखो ये 1000th प्लेस पे था डेसिमल के बाद, तो हम इसको नियरेस्ट नंबर बनाएंगे। तो ये बन जाएगा मेरा 15, फिर मल्टीप्लाई है, ये मेरा बन जाएगा 5, ये मेरा बन जाएगा 18, ये मेरा बन जाएगा 3 + 1 माइनस ये मेरा बन जाएगा 9। अब ये सिंपल लग रहा है देखने में, पहले क्या लग रहा था, कैलकुलेटिव लग रहा था। अब ये क्या सिंपल लग रहा था। ये मेरा हो जाएगा 75 + 6 माइनस 8, ठीक है, ये 8 दे देगा। अब यहां से आंसर क्या आएगा, 73। तो 73 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है मीन मीडियन मोड का, तो एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ आया है, ये नहीं कि मैं अलग से कुछ लिख कर लाया हूं। बच्चे ने बताया था एग्जैक्टली सेम डेटा यही आया था। और चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। ये बोल रहा है कैलकुलेट द मीन वेयर मोड एंड मीडियन आर गिवन एज 61.2 एंड 59.2 रिस्पेक्टिवली। देखो हमें पता है कि मोड जो है ना ये बराबर होता है किसके, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन के, ठीक है। मोड यहां पर गिवन है कितना, ये 61.2, मीडियन गिवन है कितना 59.2 माइनस 2 मीन। थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव ये दिख रहा होगा, पर उतना ज्यादा भी नहीं है अगर आपने कैलकुलेशन पे काम किया तो। देखो ये अगर 60 होता, ये अगर 60 होता मान के चलो, तो क्या हो जाता 180 हो जाता, पर ये 0.8 कम है। कितना कम है, 0.8 कम है। तो 0.8 कितना, अगर 0.8 को 3 से घटा मल्टीप्लाई कर दें तो 2.4 आ जाएगा आंसर। तो 180 में 2.4 कम है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 177.2.4 लिख बोला था हमने, तो 177.6। देखा कैलकुलेशन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना जोड़ने घटाने वाले फॉर्म में, तो ये हमेशा आपका आसानी से बन जाता है। अब आप यहां लेकर बैठ जाते अगर मल्टीप्लाई करना, तो ये काफी डिफिकल्ट हो सकता था, पर नहीं, ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमें 2 मीन लिखना है, तो ये क्या करेंगे हम यहां पर 61.2 को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 4, ये है 6 1 1, 116.4 2 से कट रहा है, 5 बार में, 8 बार में, 2 बार में, तो यहां से मेरा मीन निकल कर आ गया
58.2। ठीक है, 58.2 क्या होगा, मेरा मीन होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल भी एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ पूछा गया था। यहां ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 6 एंड 66 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल किसका, 6 का, 66 है। देखो 66 तभी बनेगा, 60 तभी बनेगा जब 30-30 वाला वैल्यू लिखा जाए। 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल लिख दे 30 का, एक होगा 30, एक होगा 36। 6 25 30, 6 छक 36। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे ना 66 हो जा रहा है। सबसे छोटा नंबर दिख गया, क्या है, 30 है। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या करेंगे, 30 लिख देंगे। देखो बनाने का जो तरीका है वो क्या है कि 6x लिखो, फिर प्लस 6x प्लस 1 जस्ट कंसेक्यूटिव लिखो और बोलो कि ये 66 के बराबर है। 6 को कैरी लो, वहां काटो, x का वैल्यू निकालो, फिर पुट करो। लंबा तरीका। अगर आपको बेसिक तरीका ये तरीका नहीं आता है निकालने का, हमेशा ना सोचो कि कैसे बनाएंगे। 2 ही नंबर बोला था ना, 2 नंबर में ही तो तोड़ के 66 बनाना था। 6 के पहाड़े में ऐसे 2 नंबर जो कि 66 बना दे जोड़कर, अगल बगल वाले। केवल 30 वाला ही 60 बनाता। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला नंबर 20 आ रहा है तो फिर अगला 40 आ जाएगा, नहीं होगा। केवल दोनों 30-30 वाला है, क्योंकि 6 का ही डिफरेंस है दोनों के बीच। तो ऐसे बनाते हैं सवालों को तो जल्दी बनता है। ये इसका था बेसिक तरीका कि x निकालो, फिर 6 में मल्टीप्लाई कर दो x का वैल्यू, आंसर इससे भी आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये यहां पर बोल रहा है कि फाइंड द PYQ फॉर्म ऑफ इसको फ्रैक्शन में बनाना है। ठीक है, इस तरह का सवाल आज पूछा गया था। बच्चे ने एग्जैक्टली से ये डेटा लिखा है कि यही डेटा आया था। तो देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। देखो तरीका आपको पता है, क्या करते हैं, हम लिखेंगे 784, जिस पे बार है उसको छोड़कर ये घटा देंगे, डिवाइडेड बाई, इन दोनों पे बार है तो लिख देंगे 99 और लगा देंगे एक 0, क्योंकि यहां पर एक ही नंबर है आगे। सेम केस इसके लिए भी 876 माइनस 8 990। ठीक है, हमने फ्रैक्शन यहां बना लिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो इसको अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 777। चलो 999 तो ये नीचे रहेगा ही, इसको लिख देते हैं। अब इसको अगर घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 868। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1645। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये अभी और आप छोटा कर सकते हो इसको तोड़कर, तो जैसा ऑप्शन होगा हम वैसा इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमने PYQ का फॉर्म बना दिया। तो समझ में आया, एक बार मैं फिर से बता दूं कि क्या किया था हमने। तो इसको इधर तोड़कर एक बार फिर से समझा देता हूं कि 0.784 है, ये ऐसे बार लिखा था तो हम ये पूरा नंबर लिखते हैं 784 पहले स्टेज में, फिर घटाते हैं बार से पहले जो नंबर है केवल वो। ठीक है, उसके बाद डिवाइड करते हैं, केवल 2 नंबर पे बार था तो 2 बार 9 लिखेंगे और एक 0 लगा देंगे। आगे समझ में। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ आया था। यहां पर ये बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 158 एंड 285 लिविंग रिमाइंडर 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो डिवाइड करेगा किसको, इसको और इसको डिवाइड करने में ये रिमाइंडर छोड़ेगा 4 और इसको डिवाइड करने में ये रिमाइंडर छोड़ेगा 5। अगर ये केस का आपको तरीका पता है कैसे करते हैं, अगर हम रिमाइंडर को घटा दें, इन दोनों के रिमाइंडर को घटा दें तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। और ये क्या बोला है, ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी ग्रेटेस्ट टर्म यूज हो ना हमेशा HCF निकालते हैं। ठीक है, जब भी लोएस्ट टर्म यूज हो, स्मॉलेस्ट टर्म यूज हो, LCM निकालते हैं। ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, इन सब के लिए HCF निकालते हैं। तरीका समझ में आ गया, आसान है। ये हो जाएगा मेरा 154, ये नंबर मेरा हो जाएगा 280। बताना है कि भैया बता दो कि HCF कितना होगा। HCF निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको एक तरीका पता है, इन दोनों को घटाएंगे और उससे HCF निकाल लेंगे। अब देखो ये 154 है, इसको अगर हम तोड़े तो 11 × 14 बनता है। इसको अगर तोड़े तो 20 × 14 बनता है। अब देखो 11 वाला का तो कोई है नहीं यहाँ पे साथ में, पर 14 इन दोनों में कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा, 14।
ठीक है, तो हम बोल देंगे कि 14 क्या है, वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड करने पे 4 और 5 रिमाइंडर छोड़ देगा। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये सवाल भी पूछा था, ये काफी आसान सवाल है। अगर आपको तरीका पता है ना इसका, पेपर कलम भी नहीं उठेगा। ये बोला है कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इतना, आपको बताना दूसरा रूट क्या होगा। जब भी ऐसे केस में हो, ठीक है, तो हमेशा जो दूसरा रूट होता है ना वो 4 + 8√5 होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाता है। जब भी a माइनस रूट b इस फॉर्म में हो तो इसका जो दूसरा रूट होता है वो होता है a + √b। अगर ये दिया है तो ये होगा, ये दिया है तो ये होगा। ठीक है, तो ये पेपर कलम भी नहीं उठाना था, डायरेक्ट बस केवल ऐसे प्लस लिखते हैं, आंसर आ जाता मेरा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब इस केस में एग्जैक्टली जो बच्चे ने बताया कि यही डेटा आया था, पर हो सकता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी आ सकता है। ये बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 इन 2 years एट रेट ऑफ 8% पर एनम, द इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड ईयरली इज। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ अगर प्रिंसिपल क्या है 25,000 है 2 साल के लिए 8% के रेट पे। तरीका आपको पता है कैसे करते हैं, 2 साल के लिए निकालना है। अब देखो इसका 8% कितना होगा, तो 1% होगा 250, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2000। ठीक है, तो पहले वाले में तो 2000 हो गया। अब इसका भी इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसका 8% कितना होगा, तो 20 और 8 160, तो 4160। यही क्या होगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आगे समझ में आसान सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। अब ये हमारा अगला सवाल, और ये अगला सवाल बोल रहा है कि भैया बताओ कि इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ 4800 इल्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2160 एट 5%, ठीक है, पर एनम। यहां सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। बच्चे ने एग्जैक्टली सेम डेटा बताया था कि यही डेटा आया था, उसने एग्जैक्ट आंसर भी बताया था कि आंसर क्या आना है। तो ये आसान सा सवाल है, हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है 2160, ठीक है, पीआरटी बाई 100 जानते हैं हम, ये हो गया मेरा 4800 इंटू 5। हमें क्या निकालना है, टाइम ही तो निकालना है। ठीक है, 2 0 से 2 0 ये कट गया। अब देखो ये 6 से कटेगा कितने बार में, तो 36 बार में, तो ये 360 हो गया। ये 6 से कटा 8 बार में। अब 4 से अगर हम काटें इसको तो हो जाएगा 2, और इसको अगर हम 4 से काटें तो हो जाएगा 90। ठीक है, 2 और 5 क्या 0, t इज इक्वल टू 9 ईयर्स। तो 9 साल यहां से निकल कर आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन था नहीं है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था, यहां पे भी सेम एग्जैक्टली सेम डेटा है ये। ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ पूछा गया है। ये बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days and 20 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड ए लेफ्ट 5 days बिफोर कंप्लीशन। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द होल वर्क इज कंप्लीटेड। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को करने में 10 दिन और 20 दिन लगाते हैं। ए क्या करता है कि 5 दिन पहले काम खत्म होने के निकल जाता है, ठीक है, छोड़ देता है काम। आपको बताना है कि काम पूरा खत्म होने में कितना समय लगा। चलिए तरीका सेम है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि काम कितना करना है। तो ये 10 दिन लगा रहा है या 20 दिन, हम यूनिट में काम को निकाल लें, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 20 यूनिट। तो हम बोल रहे हैं कि 20 यूनिट ही काम करना है। अब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 1 ही यूनिट काम करता है। ठीक है, हम लेट करते हैं कि x डेज लगा कंप्लीट करने में, तो ये हो गया मेरा 2x। ठीक है, ए छोड़ रहा है 5 दिन पहले, तो हम 5 दिन पहले छुड़वा दे रहे हैं इसे, प्लस x इज इक्वल टू 20। तो ए लेफ्ट 5 days बिफोर। अब ये हो गया 2x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 20। अब देखो ये यहां पर ऐड होकर हो गया 3x, ये उधर जाकर हो जाएगा 30, x का वैल्यू कितना आया 10। तो 10 दिन लगेंगे काम को खत्म होने में अगर ए 5 दिन पहले छोड़ देता है। अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो सवाल है हमारा,
ये लास्ट सवाल है। ये बोल रहा है कि, और ये भी सवाल मैं बता दूं कि एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ आया है, ठीक है, इसमें डेटा अलग से नहीं लेकर आया गया है, बच्चे ने एग्जैक्टली सेम डेटा सेम क्वेश्चन बताया है। ये बोल रहे हैं कि इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:2। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर इज 2:3। मैं समझा दूं कि 80 लीटर दूध था, ठीक है, उसमें कुछ हिस्सा पानी का भी मिला था। यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। आपसे बोला है कि अब उसमें कितना पानी मिलाएंगे कि जो रेशियो है ना वो बदल जाए, वो अब क्या हो जाए 2:3 हो जाए। तो देखो पहले हम 80 लीटर है, 80 लीटर को 5 भाग में अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36। 80 को अगर हम 5 भागों में तोड़ देते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 16, एक भाग क्या होगा 16। तो अगर हम 16 तिया करें तो ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 32। तो यही है मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो, ठीक है। तो ये मिल्क और वाटर का रेशियो था, उससे हम एग्जैक्ट डेटा यहां निकाल दिए। अब ये बोल रहा है कि भैया कितना ऐड करोगे पानी, कि अब रेशियो बदल कर क्या हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। देखो 48 2 कब देगा, जब ये 24 से डिविजिबल हो। क्या हो 24 से डिविजिबल, तो ये अगर 24 से डिविजिबल होगा तो इसको भी करना होगा डिवाइड, तभी तो ये 3 देगा। 24 दिया होता है 72, इसको 72 बनना पड़ेगा, मतलब कि 40 ऐड करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 40, तभी तो 32 प्लस 40 करेंगे तो 72 हो जाएगा, और 24 से दोनों कटकर दे देगा। तो देखो ये सब जो तरीका है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बचाता है, ठीक है। आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो, केवल ये डेटा लिखा और आप माइंड में कैलकुलेट करके ये लिख सकते थे, तो यहाँ क्या समय आपका बच जाएगा। तो देखिए मैं डेली आपके लिए लेकर आऊंगा ये सारे, आज तो मैक्सिमम डेटा सेम मिल गए थे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप देखो वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि हाँ ये सवाल आ रहा है। देखो ये आगे जिनका भी एग्जाम होना है ना उनको मदद ही पहुंचाएगा। तो आप अगर आपका एग्जाम हो गया तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ दिखाया जा रहा है, तो आप देख लो एक बार कि ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये सवाल भी आया था तो आप कमेंट में भी बता सकते हो कि ये सवाल पूछा गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आएगी वीडियो, टाइम पर आएगी, ठीक है। थैंक यू।